स्टार्ट करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं स्पेसिफिकली, तो उसको ना पढ़ने के लिए हमें उसके जितने ज़्यादा बेसिक स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा हमें पेपर समझ में आएगा। उसके बेसिक जितने अच्छे नहीं होंगे, हमें बीच बीच में सो मेनी कन्फ्यूजन्स आर देयर। तो इसीलिए मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका बेस स्ट्रांग करना। तो यहाँ पे ये जो शब्द आपको नजर आ रहा है, ये 2 ही पेपर में, सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव के 2 ही पेपर के अंदर एक्सपर्ट वर्ड यूज किया है, और कहीं पर भी आप देखोगे एक्सपर्ट शब्द यूज नहीं किया। वन इज द कंपनी लॉ एंड सेकेंड वन इज द सिक्योरिटीज लॉज। कहाँ पे? ग्रुप 1 का कंपनी लॉ, ग्रुप 2 का सिक्योरिटीज लॉज। इन 2 पेपर के अंदर एक्सपर्टाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा GIGL हो, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस हो, टैक्सेशन हो, या और अदर सब्जेक्ट हो, वहां पे जो फोकस होता है वो नॉलेज देना होता है। एक्सपर्ट नॉलेज की बात वहां पे नहीं की जाती, वहां ओवरव्यू दिया जाता है या बहुत सारा प्रोविजंस बताए जाते हैं, बट एक्सपर्ट शब्द यूज नहीं होता। अगर एक्सपर्ट शब्द की इंटरप्रिटेशन की जाए, अगर एक्सपर्ट शब्द से हम यहाँ पे समझे, तो आपको मैं बता देती हूँ कि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के लिए ही ये 2 पेपर एक्सपर्टाइजेशन के हैं। आपके अलावा, सिर्फ आपके प्रोफेशन के अलावा किसी भी प्रोफेशन में ये दोनों सब्जेक्ट इतने डीप में नहीं पढ़ाए जाते। कंपनी लॉ पूरा 100 मार्क्स में है, 100 मार्क्स में यहाँ पर पूरा 100 to 100 एक ही एक्ट 100 मार्क्स है। अगर आप अदर पेपर देखोगे, जैसे GIGL की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे 100 मार्क्स में 18 एक्ट हैं। आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात करें, वो भी इसकी छोटी बहन है कंपनी लॉ की देखा जाए तो, लेकिन उसमें भी अदर लॉज हैं। उसी के साथ सिक्योरिटीज लॉज की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी लॉज भी आपका पूरा 100 मार्क्स का दिया है। अदर प्रोफेशंस में अगर हम बात करें तो कुछ चैप्टर्स तो जरूर होते हैं, सिक्योरिटी लॉ के कुछ चैप्टर कंपनी लॉ के साथ ही मर्ज कर देते हैं। जहाँ की अगर हम बात करें CA फाइनल की, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से कि कुछ सिक्योरिटी लॉज के पेपर है और कुछ कंपनी लॉ के पेपर है, तो साथ में मर्ज कर दिए। लेकिन आपके यहाँ पे स्पेसिफिकली 100 मार्क्स में कंपनी लॉ और 100 मार्क्स में सिक्योरिटी लॉज पढ़ाया जाता है। द इंटेंशन ऑफ ICSI इज वेरी क्लियर टू बिकम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। In all over India, only and only company secretary having expertise knowledge in the company law and securities laws. The logic is very clear. Whenever you are appointing in a company as a compliance officer, so you have deep and pervasive knowledge of that particular field. वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव थीम यही है, लेकिन साथ साथ कंपनी लॉ के साथ साथ अदर लॉज की भी नॉलेज दी गई है अदर पेपर्स में। जैसे कि कुछ CPC के बारे में बताया गया है, सिविल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया जाएगा। तो वो अदर एक्ट, स्टैम्प है, रजिस्ट्रेशन है, इस तरीके से 18 एक्ट लगभग आपको GIGL के अंदर पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पे आपको रूबरू कराया जाएगा बेसिक टर्म से, बेसिक चीज़ों से। जैसे कि मैंने कहा 100 मार्क्स में यहाँ एक पेपर है, इसी तरीके से GIGL के अंदर 100 मार्क्स में 18 पेपर है, 18 एक्ट है। यहाँ एक एक्ट 100 मार्क्स में, वहाँ 18 एक्ट्स 100 मार्क्स में। तो लॉजिक इज़ वेरी क्लियर कि इसके यहाँ पर जो पेपर भी आता है वो भी एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। आपको एक एक पॉइंट की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंपनी लॉ में वो प्रॉपर तरीके से क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। उसी के साथ साथ आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करोगे, वहाँ पे भी आपको यही नजर आएगा। आपने देखा होगा कि अब ICSI न्यू सिलेबस में आपका अकाउंट्स का पेपर ग्रुप 1 में सेट कर दिया है और टैक्स का पेपर ग्रुप 2 में सेटल किया है। वो बहुत अच्छा किया है, वो अच्छी अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लॉ पढ़ोगे और वहीं कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ोगे, तो कंपनी लॉ और कंपनी अकाउंट्स का एक अच्छा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। टैक्सेशन आपका सेकंड ग्रुप में चला गया है, सेकंड ग्रुप में टैक्स लॉज चला गया है, फाइनल से टैक्स लॉज हट गया है। तो इट मीन्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी यही चाह रही है कि मोर फोकस ऑन लॉज पेपर। गॉट द पॉइंट। एक बार ग्रुप 1 निकल गया तो ग्रुप 2 तो हो ही जाता है ना। ग्रुप 1 अगर बच्चा निकाल लेता है तो 2 तो फिर कर ही लेगा। तो अब यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव इन्होंने उठाया है, टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक शब्द यूज किया बच्चों, क्या यूज किया जरा बताना, कंपनीज एक्ट। जब हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो क्या हमारा जो पेपर है उसका नाम कंपनीज एक्ट है या पेपर का नाम कंपनी लॉ है? बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन पता होना जरूरी है। अगर पेपर की बात करें तो पेपर का नाम कंपनी लॉ है, जिसकी वेटेज 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में कंपनी लॉ पढ़ाया जा रहा है और इसको टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट्स, टोटल चैप्टर इज इक्वल्स टू 23। कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं।
3 पार्ट्स में टोटली इसको डिवाइड किया गया। अब किस किस तरीके से डिवाइड कर रखा है ये अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से था, है ना, लेकिन अभी सिलेबस हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब हमारे 3 पार्ट्स नहीं है, अब हमारे सिर्फ कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स हमारे नहीं रहे, 3 पार्ट्स खत्म करके अब कितने पार्ट्स कर दिए हैं, 2 पार्ट्स कर दिए हैं। वो मैं बताऊंगी क्या क्या किस किस तरीके से किए हैं। अब हम अगर वापस आए फिर दोबारा से, तो हमने यहाँ पे बोला कि भैया यहाँ पे जो मेन थीम है उनका, टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट नंबर 1। तो एक तो हमें ये समझना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लॉ एंड अ कंपनी एक्ट। उसी के साथ साथ सिर्फ कंपनी एक्ट की बात नहीं करी, बाद में क्या लगाया बीच में, कोमा, इट्स क्या, शेड्यूल्स। तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ जाता है इसमें शेड्यूल्स का। तीसरा पॉइंट हमारे सामने क्या है, रूल्स है। चौथा पॉइंट क्या है, नोटिफिकेशन। पांचवा क्या है, सर्कुलर, इंक्लूडिंग सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, केस लॉज और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनी एक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द शेड्यूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय द रूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय द नोटिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर, what do you mean by the secretarial practice, what do you mean by the case laws, what do you mean by the secretarial standards। जब तक आपको इन सब का नहीं पता होगा तो आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं हो सकती। कितने बच्चे जानते हैं कि what do you mean by the rules, आप जानते हो, और कोई पीछे बच्चा रूल्स के बारे में जो जानते हो कि what do you mean by the rules, रूल्स के बारे में कोई आइडिया? कितने बच्चों को पता है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़े से काम नहीं चलेगा, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है ना। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो इसके बिना हम समझ ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने इसका नाम भी रखा है बेसिक क्लास। और यहाँ पे हम क्लैरिटी करते हैं, कंपनी लॉ सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ, और यहाँ पे हम क्लैरिटी जो करेंगे वो बेसिक टर्म्स की करेंगे, और इससे हम बनेंगे जीरो टू हीरो। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किसे बोलते हैं? कंपनीज एक्ट का मतलब है अ बिल विच हैज पास्ड थ्रू वेरियस लेजिस्लेटिव स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इट एंड विच बिकम लॉ। मतलब जब एक बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट से तो वो एक्ट बन जाता है। उसी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 462 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि देखो एक्ट तो बन के तैयार हो गया है, अब ये एक्ट तो पिक्चर में आ चुका है, अब समय समय पे कॉरपोरेट्स को जैसे जैसे आपको चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी आप अपने भी कुछ नियम बना सकते हो। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट के अंदर ही दी गई। सेक्शन 462 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन देने की या कुछ नियम बनाने की अलग अलग पावर दी गई है। तो कुल मिला के क्रक्स में हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट के थ्रू ही क्या मिली है, पावर मिली है कि वो अपने कुछ क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने नियम बनाती है कंपनीज के ऊपर लागू करने के लिए, उनको बोला जाता है रूल्स। क्या बोला जाता है? रूल्स। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अब जब रूल्स बनाती है, रूल्स मतलब नियम ही हो गए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी तो उसका तरीका क्या होगा। तो इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कभी नियम बनाएगी तो उसके लिए उन्हें पास करना पड़ेगा नोटिफिकेशन। क्या बोला मैंने? नोटिफिकेशन। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम फिर आप एक बात बताइए, आपने क्या कभी रेगुलेशन शब्द सुना है? रेगुलेशन, रेगुलेशन नहीं सुना तो आगे सुनोगे, मैं आपकी नॉलेज में ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि जो बच्चा ये बेसिक क्लास अच्छे से नहीं पढ़ सकता वो आगे कंपनी लॉ में क्या ही पढ़ेगा। तो जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होगी। अब मुद्दा उठता है कि कई जगह आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी कि रेगुलेशंस, द वर्ड इज यूज रेगुलेशंस। ये अभी मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही, मतलब कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही है, मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ही आप आगे चैप्टर पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको कहा कि कई बार आपको देखने को मिलेगा रेगुलेशंस। तो मुद्दा ये उठता है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूल्स एंड अ रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में क्या डिफरेंस है? रूल्स और रेगुलेशन के बीच में डिफरेंस ये है कि रूल्स इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन इज मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि आरबीआई है, रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी बॉडी आईआरडीआई है, जो पर्टिकुलर सेक्टर को क्या करती है, रेगुलेट। तो जो रेगुलेटरी बॉडी सेबी है,
तो जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाती हैं नियम, उनको बोलते हैं रेगुलेशंस। और रूल्स किसे बोलते हैं? समझ में आएगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उन्हें बोलते हैं हम रूल्स, और रेगुलेटरी बॉडी बनाती है उन्हें क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। जैसे कि आप जब कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉज वाला जो पेपर पढ़ोगे उसके अंदर सेबी के बड़े सारे रेगुलेशंस हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, आईसीडीआर रेगुलेशन, इस तरीके से सो मेनी रेगुलेशंस आर देयर। आप बहुत ही सारे क्या पढ़ोगे? रेगुलेशंस पढ़ोगे। आर यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात? अब सुनो अगली बात। हमने कहा कि एक हमने बात करी कंपनीज एक्ट की, एक हमने बात करी रूल्स की। अब रूल्स की बात सुनो। मान के चलो आपको अपने फार्म हाउस पे जाना है खाना देने के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका खाना देना आपको घर से फार्म हाउस पे जाना है। तो घर से फार्म हाउस जाने का कोई साधन तो होगा, साइकिल पे जाओगे, कार में जाओगे, बाइक पे जाओगे, पैदल जाओगे, किसी ना किसी साधन का यूज करोगे। इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नियम बनाने की पावर है, लेकिन वो नियम का साधन क्या होगा, किस साधन को प्रयोग करेंगे? तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, द वर्ड इज यूज्ड हियर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से वो रूल्स बना सकते हैं कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द नोटिफिकेशन हियर? अब मुद्दा ये उठता है कि मैम हम तो पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं और अभी तो हम CSEET पास करके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राई है, देश के सिपाही हैं। नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द नोटिफिकेशन? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय द नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन किससे बोला जाता है? क्या होता है नोटिफिकेशन? देखो, अगर नोटिफिकेशन का बहुत सिंपल और एक लाइन में शब्द का मीनिंग मैं बताऊं तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट करना। क्या मतलब होता है? अनाउंसमेंट करना। अब ये अनाउंसमेंट कहां पर किया जाए? क्या वो जो एक बड़े वाला भोपू होता है जो मंदिर के ऊपर चलता है उसे लेके घूमा जाए, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, सुनो सुनो शहर वालों सुनो? इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन का मतलब भी मैंने यहाँ पे दिया क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। मैं पढ़ाने को आपको टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा सकती हूँ, पहला ही चैप्टर टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाना शुरू कर दूं, प्राइवेट कंपनी मुझे पता है 1-1.5 घंटा लगता है, सब्सिडरी कंपनी में 1.5-2-2.5 घंटे लगता है, तो 4-4.5 घंटे क्लास में एक ले सकती हूँ। लेकिन मुझे कुछ ईमानदारी से काम करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत क्लियर होना चाहिए। चैप्टर कोई सा भी नहीं है। आप पूछ रहे हो मैम कौन सा चैप्टर है, बताओ बच्चों कोई चैप्टर है? ये चैप्टर नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कंपनी लॉ पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय द, बहुत बार जब आप पढ़ोगे, कोई भी बच्चा कंपनी लॉ पढ़ेगा तो बीच बीच में आएगा नोटिफिकेशंस, बीच में आएगा सर्कुलर, बीच में आएगा क्लैरिफिकेशन, बीच में आएगा रूल्स, तो पढ़ तो लोगे लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता होगा। तो व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन, ये वो सब चीजें हैं जो मैं रोज नहीं समझा सकती। रोज मैं ये नहीं बताऊंगी कि नोटिफिकेशन का मतलब, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन बताइए। नोटिफिकेशन मीन्स, वैसे क्या बोल सकते हैं हम उसे? अनाउंसमेंट। नोटिफिकेशन मीन्स notification published in the official gazette and expression notify and notified shall be construed accordingly. Now what do you mean by the official gazette? मैंने स्टेप बाय स्टेप ले रखा है। देखो, सबसे पहले हमने कहा रूल्स क्या होते हैं, कि रूल्स इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कैसे बनाते हैं? कि नोटिफिकेशन से। हमने कहा तो फिर नोटिफिकेशन क्या है, कि नोटिफिकेशन क्या है? एक अनाउंसमेंट है जो कहाँ किया जाता है? ऑफिशियल गैजेट में। फिर हमने कहा तो फिर ऑफिशियल गैजेट क्या है ना? तो ऑफिशियल गैजेट का मतलब है ये पब्लिक जर्नल है, भारत का राजपत्र, जिससे पता चल जाता है कि अगर उसमें कोई चीज आ गई तो वो सरकार की तरफ से आई है और वो सबके ऊपर क्या की जाएगी? लागू की जाएगी। तो गैजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जर्नल। ये क्या होता है? एक पब्लिक जर्नल एंड ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड वीकली बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन एंड अफेयर्स। इट मीन्स ये एक कहीं ना, गैजेट इज प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? प्रिंट किसके थ्रू किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। इट मीन्स अब हमें यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई है। क्या, जरा बताइए। हमें यहाँ पे समझ में आई है कि अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो हमने बात करी कंपनी एक्ट की। अब मुद्दा ये उठता है कि कंपनी एक्ट में जो नियम बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, जिसको हम सेक्शंस बोलते हैं। क्योंकि जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर
सेक्शन तो होंगे ही होंगे, मतलब कंपनी एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस आर देयर, लेकिन उसके साथ साथ रूल्स भी हैं। तो क्या रूल्स जो हैं वो कंपनी एक्ट के अंदर आएंगे या कंपनी लॉ के अंदर आएंगे? ऐसा कोई भी नियम जो कि कंपनी के ऊपर लागू होता है, चाहे किसी ने भी बनाया है, वो केंद्र सरकार है या फिर पार्लियामेंट के थ्रू है, हर एक वो नियम जो कंपनी के ऊपर लगता है वो सारा किसके अंदर कवर होता है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, इट itself cover company act also, and company act is a narrower term. Company act means a act which is passed by the parliament, and other rules are also there, other नियम also there जो कि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो कंपनी लॉ इज itself is a broader term, it itself cover companies act, rules, schedules, notifications, clarifications, सभी चीजें जिसके अंदर कवर की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? कंपनी लॉ। सो वी कैन से दैट कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनी एक्ट इज अ नैरोअर टर्म। क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखिए इधर, अब अगला मुद्दा यहाँ पे जो आएगा वो आया है शेड्यूल्स का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द शेड्यूल्स? शेड्यूल्स किसे बोलते हैं? शेड्यूल क्या चीज है? शेड्यूल को मैं बड़े ही आपको आसान एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि शेड्यूल किसे बोलते हैं और शेड्यूल एक्चुअल में क्या होता है, किसे शेड्यूल कहा जाता है। अगर शेड्यूल की हम बात करें तो हम अपने घरों की बात करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कल्चर तो यही था, आपका तो मुझे पता नहीं, थोड़ा जगह की कमी है तो लोग जुगाड़ करते हैं। पहले कल्चर ये था कि जैसे घर होता तो घर के अंदर एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए किचन का एक स्टोर रूम बनाते थे। स्टोर रूम ऐसे जैसे कि आप शुगर केन लेके आए, अब आज के डेट में तो 5 किलो या 10 किलो शुगर केन लेके आते हैं। कोई कोई ऐसा घर होगा जो पूरा 30 या 40 किलो शुगर केन लेके आते हैं, वन शॉट, है ना। आजकल जनरली सब क्या करते हैं, कम कम शुगर केन लेके आते हैं, 5 किलो जितना मंथली बेसिस के हिसाब से, मंथली कंजम्पशन के हिसाब से लाते हैं। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे होते थे या होते हैं जो शुगर कम से कम 30-40 किलो इकट्ठा लिया है, चावल जो है 40 किलो इकट्ठा लिया है, जो खराब नहीं हो सकते सामान। अब इस तरीके का जब सामान होता है तो उस सामान को कहाँ पर रखा जाता है? किचन में रखते हैं, स्टोर रूम में रखते हैं। सिंपल सी बात है, स्टोर रूम में रखते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से छोटा सा बॉक्स जाता है और भर के किचन में रख लेते हैं, यही सिस्टम होता है। शेड्यूल जस्ट लाइक अ स्टोर रूम। जैसे घर के जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान है, बल्कि सामान है, उसको हम कहाँ पे रख देते हैं? स्टोर रूम में। बिल्कुल उसी प्रकार से शेड्यूल जो है, अच्छा ये बताओ, स्टोर रूम इज अ पार्ट ऑफ घर? सिंपल। सो इसी तरीके से शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ एक्ट। शेड्यूल जो है वो क्या है? पार्ट ऑफ एक्ट है, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी डाल दी जाती है, और ये टोटल 7 शेड्यूल्स दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MOA का फॉर्मेट चेक करना है कि फॉर्मेट क्या होगा, तो गो फॉर शेड्यूल 1, ठीक है। तो वो सारा किस में दे रखा है? शेड्यूल 1 के अंदर दे रखा है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, इंडिपेंडेंट कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना। इस तरीके से टोटल कितनी शेड्यूल्स है आपकी? 7 शेड्यूल्स है। तो शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट ये है, क्या शेड्यूल जो है वो एक्ट का ही पार्ट है? आंसर इज यस। शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ एक्ट दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन रिटन इन द बॉडी ऑफ लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट एंड इट इज एन अपेंडिक्स अटैच टू एनी क्या एक्ट सप्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपनी एक्ट ओपन करके दिखाती हूँ और उसके अंदर हम देखते हैं किस तरीके का एक्ट है और कितने सेक्शंस दे रखे हैं। ये स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है आपको, ये कंपनीज एक्ट है। ये पूरा का पूरा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका कंपनी एक्ट है। ये पूरा कंपनी एक्ट आपको नजर आ रहा है। अब जब कंपनी एक्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक तो कंपनी एक्ट है ही, साथ में बराबर में आप देख रहे होंगे कंपनीज रूल्स है ना, नजर आ रहा है। इफेक्टिव डेट्स है, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स नजर आ रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स है ये हमें भी पढ़ना है। ये अभी चल के आगे मुझे आपको यही पढ़ाने हैं। नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन। अगला एक और टर्म है क्या? सर्कुलर्स। तो सर्कुलर्स क्या होता है वो मैं अभी जस्ट इसके बाद आपको बताऊंगी कि सर्कुलर्स क्या होते हैं। तो आप कंपनी एक्ट 2013 को जब देख रहे हो तो इसके अंदर लिखा क्या हुआ है? कंपनी एक्ट 2013। दूसरे नंबर पे कंपनीज रूल्स,
तीसरा इफेक्टिव डेट्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। तो आप इसमें सबसे पहले अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट जो है वो आपका 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। कितने चैप्टर्स में? 29 चैप्टर्स आर देयर। उसी के साथ साथ नीचे आप देखोगे शेड्यूल्स दे रखी है, ये शेड्यूल दे रखी है। मैंने कहा टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स हैं। वैसे शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ एक्ट, शेड्यूल क्या है? एक्ट का ही पार्ट है। अब मैं आपको ना यहाँ पे याद भी करा देती हूँ कि 7 शेड्यूल है तो कैसे याद करनी है, ठीक है, मैं ट्रिक के थ्रू, ताकि आपको कभी भी कोई पॉइंट आए और ये पूछे शेड्यूल 2 में क्या है या शेड्यूल 3 में क्या है या शेड्यूल 4 में क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी बनती है, लॉजिकली समझते हैं, सबसे पहले कंपनी बनाई जाएगी तो कंपनी बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एमओए और एओए की। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एमओए एओए के फॉर्मेट की, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शेड्यूल 1 में। कहाँ पर? शेड्यूल 1। तो सिंपल सी बात है, शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर दे रखा है फॉर्मेट ऑफ एमओए एंड एओए। फिर उसके बाद जब कंपनी थोड़ा सा आगे चलेगी तो कंपनी की जो एसेट्स है वो क्या होंगी? कंपनी की जो एसेट्स है वो डेप्रिशिएट होंगी, यस और नो? तो सबसे पहले तो कंपनी बनाई जाएगी, फिर कंपनी की एसेट्स क्या होंगी? तो शेड्यूल 2 जो है उसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। शेड्यूल 2 के अंदर क्या है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी बात होगी, यस और नो? जब हम डेप की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ हमारी किसकी बात होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी बात होगी। तो यहाँ पे शेड्यूल 3 की जब हम बात करेंगे तो इसमें फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शंस है प्रिपेयर करने के लिए, क्या? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद जब बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो घपला होने के चांसेस भी रहते हैं, तो इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो 4 में क्या हो गया? कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर उसके बाद अदर डायरेक्टर्स की बात होगी, वो किस में है? शेड्यूल 5 में। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बड़े लेवल पे। अब सारी चीज़ें तैयार हो गई तो अब क्या डेवलप करेंगे? इंफ्रा। अब सब काम हो गए, इंफ्रा भी डेवलप हो गया, प्रॉफिट्स भी बहुत हो गए। अब सिंपल सी बात है, अब लास्ट काम बचा हुआ है, क्या? जब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दान पुण्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दान पुण्य की। तो लास्ट वन इज द शेड्यूल 7। तो अब मेरे साथ साथ एक बार समझो जरा, शेड्यूल 1 के अंदर सबसे पहली बात कंपनी बनेगी तो किस चीज़ की जरूरत होगी? एमओए। शेड्यूल 2 की जब हम बात करेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 में कौन आ जाएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 5 में कौन आएंगे? अदर एमडीए वगैरह की बात हो रही है। 6 में इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं। अब सब काम हो गए तो अब किसकी बात करेंगे? सीएसआर की। तो यहाँ पे 7 के अंदर है क्या है? एक्टिविटीज है जो सीएसआर में आती है। तो 7 शेड्यूल याद हो गई। तो अब कभी भी आपसे कोई भी डिस्कशन करने लगे शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, तो हमने इसको लॉजिकली समझा। एक बार और रिपीट करके बताइए, टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं हमारे यहाँ पे? 7 शेड्यूल्स हैं। अगर 7 शेड्यूल्स की हम बात करें तो 7 शेड्यूल्स में से हमने ये भी याद कर लिया कि किस शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। शेड्यूल 1 के अंदर फॉर्मेट ऑफ एमओए एंड एओए। शेड्यूल 2 में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। 3 में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 में कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 5 में 6 में इंफ्रास्ट्रक्चर और 7 में एक्टिविटीज ऑफ सीएसआर। ठीक है, तो टोटल कितनी शेड्यूल्स हो गई हमारे यहाँ पे? 7 शेड्यूल्स हो गई। उसी के साथ साथ सेक्शन कितने हैं? 470 सेक्शंस आर देयर। उसी के साथ साथ और हमें क्या पढ़ना है साथ में? नोटिफिकेशंस। और क्या पढ़ने हैं? सर्कुलर्स। अभी हमने कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एक्ट एंड अ कंपनी लॉ। सो वी कैन से दैट कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर कंपनी एक्ट ऑल्सो, है ना। उसी के साथ फिर हमने कहा था तो रूल्स क्या है? तो रूल्स जो है वो कानून बनाने की पावर है, नियम बनाने की पावर है। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है पार्लियामेंट ने। एक्ट के अंदर ही पावर दी है कि आप अपने क्या बना सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं, जो कि किससे कनेक्टेड होंगे? कंपनीज एक्ट से। अब मुद्दा उठता है कि मैम वो कैसे बना सकते हैं? नोटिफिकेशन। हमने कहा नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? कि नोटिफिकेशन का मतलब है अनाउंसमेंट करना। हमने कहा कहाँ पर? कि ऑफिशियल गैजेट। तो फिर हमने समझा व्हाट डू यू मीन बाय द ऑफिशियल गैजेट। ये भारत का राजपत्र है, एक सरकारी कागज है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रिंट करती है। इसके अंदर जो आ जाएगा वो एप्लीकेबल सभी के ऊपर क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। अब आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर्स। नाउ सर्कुलर्स क्या है?
समय समय पे क्या होता है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि मान के चलो हम स्मॉल कंपनी की बात करते हैं, या हम 1% कंपनी, हाँ स्मॉल कंपनी की बात कर लेते हैं। वैसे जनरल कंपनीज को, जो नॉर्मल कंपनीज होती है, उनको एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग समझते हो, थोड़ा बहुत तो समझते होंगे। 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, लेकिन ओपीसी स्मॉल कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि साल में 2 बोर्ड मीटिंग करेंगे तो चलेगा, ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। अब जब ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर की हम यहाँ पे बात करते हैं कि ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, तो उसमें मुद्दा ये उठता है कि भैया ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं तो लॉ में लिखा हुआ है कि इनके बीच में जो मिनिमम गैप होना चाहिए 90 डेज का। कितने दिन का? 90 डेज का। इसका मतलब ये है कि अगर स्मॉल कंपनी चाहे भी तो दूसरी मीटिंग, जैसे आज एक बोर्ड मीटिंग हुई तो 90 दिन से पहले दूसरी बोर्ड मीटिंग कर ही नहीं सकती। क्या बोला मैंने? 90 दिन से पहले दूसरी बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकती। क्या ये लॉजिक सही है? सोच के बताओ। मतलब अगर कंपनी को जरूरत पड़ रही है, लॉ ने तो कहा मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 90 डेज। विद लॉजिक में चीजें समझा रही हूँ। कैसे? ना ना ना, हाँ और बताओ सोच के, वैसे उस लेवल तक का देखो। पहले समझो एक्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं दिखाऊं आपको क्या लिखा हुआ है? मैं पहले दिखाती हूँ, ठीक है, फिर आप इंटरप्रिटेशन करना सीखोगे। हालांकि ये बेसिक क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेक्शन ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आपको और मजा आए। अच्छा ये बताइए, चीजें समझ में आ रही है? ओके, मैं आपको सेक्शन खोल के दिखाती हूँ। सेक्शन में सिर्फ समझाने के लिए, सर्कुलर क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मुझे वो बताना पड़ेगा। आप मेरे साथ साथ देखना। अब 1% कंपनी, अब 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी एंड अ डोरमेंट कंपनी मान लिया जाएगा shall be deemed to have been complied with the provision of this section if at least one meeting of board which has been conducted in each half of what calendar year and the gap between the two meeting is not less than, oh sorry आपको दिख ही नहीं रहा वो, ये देखिए ये आप समझिए जरा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब बताओ मुझे सोच के, मिनिमम गैप की बात कर रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि ओपीसी ने आज कोई कंपनी ने मीटिंग करी, ठीक है, और उसको कल फिर जरूरत पड़ रही है मीटिंग करने की, बोर्ड मीटिंग, तो वो कर सकती है नहीं कर सकती है? हा? नहीं बेटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में तो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात ही नहीं होती, जनरल मीटिंग में होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और कोई बच्चा? एसआर का क्या लॉजिक हो गया? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अब मैं आपकी बात काटती हूँ। जो तुमने बोला ना, इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोला, आपने एसआर बोला, आपकी बात काटूं? पता है कैसे? 1% कंपनी जो होती है, ओपीसी जो होती है, उसमें तो एसआर पास ही नहीं होता। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि उसमें तो जनरल मीटिंग ही नहीं होती। ओपीसी के ऊपर तो जनरल मीटिंग के प्रोविजन ही नहीं लगते, तो एसआर की तो कोई बात ही नहीं हुई वहां पे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया? ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, तो ओपीसी तो जनरल मीटिंग करती ही नहीं है, ठीक है। और लॉजिक बताइए। अच्छा, जब भी कभी ऐसा सेक्शन आया होगा तो इसने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर दिया? कंफ्यूजन हो गया ना कि क्या यहाँ पे लॉ मेकर की ये इंटेंशन है कि मिनिमम गैप 90 डेज होना चाहिए? इंटेंशन क्या है लॉ मेकर की?
यहाँ पे इंटेंशन लॉ मेकर की ये है कि कंपनी ऐसा तो नहीं कर रही कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो, एक मीटिंग आज करी एक कल करी पूरे साल फ्री। यहाँ पे लॉ मेकर की इंटेंशन है कि गैप से मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर अब यहाँ पे आके सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब भी कभी कोई नया एक्ट आता है तो उसमें सो मेनी कंफ्यूजन्स आर देयर, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस डिसाइडेड नहीं है, कभी डिस्कशन नहीं हुआ। तो जब इस तरीके के कंफ्यूजन्स आ जाते हैं तो कंफ्यूजन्स को एक्ट के अंदर क्लियर करने के लिए सर्कुलर इशू करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया था कि ये 90 डेज का टाइम तब लागू होता है अगर 2 ही मीटिंग करते हैं। अगर एक स्मॉल कंपनी ओपीसी कंपनी 2 से ज्यादा मीटिंग करेगी बोर्ड मीटिंग, तो उस केस में 90 डेज का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये बताइए बात कैसे निकल के इंटरप्रिटेशन से, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या दिया इसके बारे में, क्लैरिफिकेशन दिया, सर्कुलर इशू करा। जब भी कभी कोई कंफ्यूजन होता है, सी से कंफ्यूजन और सी से सर्कुलर, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए लॉजिक समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना लॉजिक के पढ़ोगे तो दिक्कत रहेगी, बिना लॉजिक के पढ़ोगे तो क्या रहेगी, आपको इस तरीके का जो बेसिक है ना वो बहुत ही कम नजर आएगा। मतलब स्पेसिफिकली डेडिकेटेड क्लास टू बेसिक ऐसा बहुत कम आपको नजर आएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव यही है ताकि बच्चा पढ़ने के बाद बोले कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। तो सर्कुलर का मतलब क्या बताया, एमसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू क्या करती है, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस टू क्लैरिफाई व्हाट द प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल्स देयर अंडर इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्ट। एमसीए ने क्या इशू किए थे, 89। क्यों, जब बहुत सारे क्या हुए होंगे, बहुत सारे क्या हुए होंगे कंफ्यूजन्स, तो उन कंफ्यूजन्स को क्या करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स आते हैं। तो सब कुछ सी से हो गया, सी फॉर कंफ्यूजन, सी फॉर क्लैरिफाई और सी फॉर सर्कुलर। तो क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर्स। तो जब भी कभी कोई नया नियम आता है तो देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स आर देयर। तो कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स इशू करने पड़ते हैं। अब बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। आप एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड? हाँ बच्चों, क्या मतलब है इसका, व्हाट डू मीन बाय द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ये किसको बोल रहा है, या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का कंपनी एक्ट में क्या रोल है? सेक्रेटरी, पहले तो ये समझते हैं कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स हैं क्या, है ना। जिस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 12 में कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर पढ़ा हो, तो AS3 लिखा हुआ होगा, AS3 याद है? कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ याद है? नहीं याद है। कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है? क्लास 12 पास करी थी, याद है? पास है? कितने मार्क्स है बताओ? 40% ज़्यादा लेके आओ, 89%। अच्छा 89 मार्क्स थे, बताओ 40 नंबर पे पास हो जाते, 49 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों लेके आए? 40 ही बहुत थे पास होने के लिए, तो 40 बहुत है, उसके ज़्यादा तो ज़्यादा ही है। फिर ज़्यादा नंबर को क्या करना है, कुछ नहीं। नहीं मैम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मान के चलो किसी के 98 मार्क्स हैं अकाउंट्स में, पास तो 40 पे हो जाते हैं। 89 का करना क्या है, अननेसेसरी इतने सारे नंबर लेके कहाँ जाना है, रहना तो यही है। पर मैम आते हैं नंबर, क्योंकि आधे तो वाइवा के जुड़ जाते हैं। और मैम पूरे साल हमने कितने रजिस्टर भरे हैं रफ, ये आपको भी नहीं पता। और चैप्टर हमने 2 ही पढ़े हैं जबरदस्त तरीके से, एक शेयर कैपिटल एक डिबेंचर। रेशियो एनालिसिस मुश्किल से 2 बार पढ़ा होगा, एक बार ट्यूशन में और एक बार एग्जाम टाइम में। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार ट्यूशन में पढ़ा है, एक बार एग्जाम टाइम में पढ़ा है। लेकिन शेयर कैपिटल हमने पूरे साल पढ़ा है। लेकिन अभी भी उसकी कोई एंट्री मत पूछना प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ क्लास 12 में फिर पास कैसे हुए, बिना छुए? पढ़ा है, छुआ नहीं। अच्छा पढ़ा ही नहीं, इंटरप्रिटेशन। देखो हम तो लॉ वाले टीचर्स ऐसे ही होते हैं। जैसे कोई बोलता है हम आपके घर नहीं आ रहे, हमने कहा क्यों, मतलब हमारे पास क्यों कर रही, हमें रीजन चाहिए होता है कि हम आपके घर नहीं आएंगे, कि क्यों, अरे छुट्टियां नहीं है, अच्छा फिर ठीक है ना। अगर कोई बोले हम आपके घर आ रहे हैं, क्यों, कारण बताओ कि छुट्टियां पड़ गई हैं, अच्छा ठीक है। मतलब बिना रीजनिंग के सेटिस्फेक्शन नहीं होता।
तो जैसा अभी एक बच्चे ने बताया कि मैंने पूरे साल शेयर कैपिटल पढ़ा ही नहीं, बिना शेयर कैपिटल पढ़े ही वो क्लास 12 पास कर गया। मुझे लगता है 10 से 15 नंबर का शेयर कैपिटल जरूर आता होगा, 15 नंबर का तो आता ही होगा। मतलब एंट्री कंपेयर करके जुगाड़ कर दिया। भाई साहब तुम सीए में जाओ, फिर एंट्री जुगाड़ कर देते हो ना अगर, तो फिर वहां जुगाड़ ही जुगाड़ है ना, तो वहां आप इतना अच्छा जुगाड़ कर दोगे, मजा आ जाएगा। नहीं, खैर अच्छी बात है, हर किसी के अंदर कला होनी चाहिए, फट्टे मारने की भी तो कला होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज होती है। नहीं, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे सीएस ज्वाइन करते हैं, जब सीएस ज्वाइन, अच्छा जब भी कभी कोई बच्चा सीएस ज्वाइन करता है ना, तो उसे खुद नहीं पता होता कि मैं सीएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, या उसको कोई भी कह देता है, वो जोश आ जाता है बस क्लास 12 के बाद, जोश आता है कि कुछ बढ़िया करना है। किसी ने भी कह दिया भैया ये कर ले कर ले कर ले ये कर ले ना, मुझे कुछ बढ़िया ही करना है। कई बार घर में जैसे कोई बड़ा भाई सीए कर रहा है तो बोलते तू सीएस कर ले, ये क्यों? क्योंकि सीए तुझसे हो गई तो सीएस कर ले। तो वो चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमें अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। पहली बात तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, चाहे सीए की है, सीएससी है, सीएम में, तीनों कोर्स अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है, बहुत सुंदर कोर्स है, अलग अलग तीनों की इंपॉर्टेंस है, अलग अलग महत्व है। देखो क्या होता है कि जब इस तरीके के शब्द एक इंसान के मुंह से निकलते हैं कि सीए तो बहुत बड़ा कोर्स है, या सीएम में तो बहुत बड़ा कोर्स है, या मैं अगर आपको सीएस पढ़ा रही हूँ तो बस मैं सीएस की बातें करूँ, मैं बोलूँ इससे बड़ा दुनिया में कोई कोर्स नहीं है, ये सबसे बड़ा कोर्स है, इसके चारों तरफ सब घूमते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे बैठता नहीं है, हवा में ही बैठता है हमेशा। मैं सिर्फ इसी इसकी बात करूँ और हमारे प्रोफेशन के अलावा कोई और प्रोफेशन नहीं है, तो मेरे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देंगी, क्योंकि मैं इतने सारे विद्यार्थियों को, इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ, उन्हें कुछ समझा रही हूँ। और मैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको भी हमेशा यही बोलूँगी कि इस तरीके की बातें करना एक प्रोफेशनल के, या मैं कह सकती हूँ पढ़े लिखे इंसान के मुंह से शोभा नहीं देती कि ये कोर्स बड़ा है, ये कोर्स छोटा है, ये है, ये वो है। कोर्स कोर्स होता है, पढ़ाई पढ़ाई होती है, आपको देखना है आपको उसमें कितने ऑप्शंस लेने हैं, आपको उससे आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है। हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी है, महीने में 4 लाख रुपए कमा रहा हो, एक ऐसा कंपनी सेक्रेटरी है जो 40,000 कमा रहा है, या 4 लाख का क्या बोलते हैं 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है। हो सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मंथली 80,000 की जॉब कर रहा है, हो सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 80 लाख रुपीज कमा रहा है। एक डॉक्टर एक ही कॉलेज से जब MBBS करते हैं, MS करते हैं, तो एक डॉक्टर हो सकता है अपनी फीस चार्ज 2000 पर विजिट लेता हो सकता है 200 रुपये विजिट लेता हो। एक ही कॉलेज से लॉ करके जब निकलते हैं तो एक लॉयर जो है वो स्टैंप मारने के पैसे लेता है, एक लॉयर सिटिंग फीस लेता है, उसकी फीस ही लाखों रुपए होती है। तो ये हमारे हुनर के ऊपर डिपेंड है कि हमें आगे चल के क्या बनना है, और ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार अगर हम बोले टीचर तो बनना ही बहुत मुश्किल काम है, टीचर तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। टीचर का मतलब है सर्वोपरि, जिसे सब ज्ञान है, और हम अगर अपने फील्ड की बात करें तो कभी सारा ज्ञान हो ही नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि लॉ और जीके एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि इंसान के सिर पर कुछ नशे हावी हो जाते हैं, जो उसका सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है। ये हमें समझ लेना है पहले दिन से, किस तरीके से विनाश का कारण होता है पहले दिन से। जैसे अभी आपने सीएस ज्वाइन कर लिया, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया, आपके अंदर एटीट्यूड किस चीज़ का कि मैं इंडिया का टफेस्ट कोर्स कर रहा हूँ। तो ये जो कोर्स आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अगर कल को आप सीएस बन भी जाते हो तो आप अपने लिए ही बने हो। कई तरीके के नशे इंसान के सिर पर चढ़कर बोलते हैं। अब नशे भी कई तरीके के होते हैं, अभी तक आपने सिर्फ एक ही नशा सुना होगा, सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन। लेकिन ये तो एक ऐसा नशा है जो लेने के बाद नशा चढ़ता है। कुछ ऐसे नशे हैं जो बिना कुछ लिए ही नशा चढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, जवानी का नशा। कितने सारे लड़के बुलेट पे लठ लेके घूमते हैं, नहीं लठ लेके कैसे घूमते हैं? कभी भी आप देखना रास्ते पे चलते हुए, जब भी कभी यंगस्टर्स बॉयज होंगे बुलेट ले रहे होंगे, स्कूल में क्लास 12 के लड़कों का आतंक नहीं देखा कैसे छुट्टी के बाद बाइक घुमाते हैं? देखा ही होगा, नहीं देखा? क्लास 12 में जब होते हैं तो कभी कभी बच्चे जो होते हैं, कुछ लड़के जो बाइक लेके आते हैं स्कूल में, देखे आपने? नहीं देखे, आपके टाइम में नहीं था ऐसा सिस्टम। ऐसा हो सकता है हमारे टाइम पे ही हो, ये लड़के जो बाइक घुमाने का सिस्टम हमारे टाइम पे ही हो। तो वो छुट्टी के बाद कितनी बाइक भगाते हैं। ये जो कम एज के बच्चे होते हैं वो कितनी तेज बाइक चलाते हैं। जितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बाइक से वो ज़्यादातर छोटे बच्चों के होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हवा में उड़ा दो, वो समझता ही नहीं है मतलब स्पीड भगानी है। आपने चीज़ नोटिस भी होगी, जितनी ज़्यादा एज हो जाती है
उतना आदमी धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, जितनी कम एज होती है उतनी तेज चलाता है। ऐसा देखा होगा ना आपने। तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे तो खैर दिल्ली की तो बात छोड़ दो, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, जैसे एक दोस्त की लड़ाई हो गई तो दोस्त तुरंत धमकी अपने दोस्त की देता है। वो ये नहीं कहता लड़के बुला दूंगा, या कुछ बोलते हैं लौंडे बुला दूंगा ऐसे करके हवा में गोली, अभी देखना कितने आ जाएंगे, जैसे वो बिल्कुल एकदम इतने बॉडीगार्ड है उसकी। और उसकी बात भी सही होती है, तुरंत लड़के आते हैं बाइक पे लठ ले लेके, वो पीट पाट के निकल जाते। तो वो किस चीज का नशा है उन्हें? वो उन्हें अपनी एज का नशा है। वो भी बहुत खराब होता है, क्योंकि पिट पिटा के बैठ भी तो जाते, कैरियर खराब हो जाता है। एक नशा होता है जो बहुत ही खतरनाक है, वो है ज्ञान का नशा। जिसको ज्ञान का नशा हो गया वो भी विनाश का कारण है। और ज्ञान का नशा किससे होता है? जो बहुत बड़े बड़े कोर्स करते हैं, जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं। जबकि पढ़ना कभी भी हमें नशा नहीं सिखाता, पढ़ाई तो हमारे अंदर ठहराव सिखाती है। ठहराव ही तो है। एक एग्जीक्यूटिव मान के चलो, अभी आपने ज्वाइन किया नहीं, अभी आप करोगे, आपने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपने बहुत मेहनत करी, आपने दिनों रात पढ़ी और उसके बाद नहीं निकलता, तो वो ठहराव ही तो है, वो पेशेंस ही तो है। तो जो बड़े कोर्स होते हैं, पढ़ाई तो हमेशा हमें पेशेंस सिखाती है, ठहराव सिखाती है, जिंदगी में जीवन को कैसे जीना है, एक्चुअलिटी क्या है, जीवन की सच्चाई सिखाती है। हमसे पूछो, जब हम अपना कोर्स, या जो सीएस बन चुके हैं उनसे आप कभी पूछना, जब कोर्स करते हैं उस समय पढ़ाई करने के बाद जब ग्रुप नहीं निकलता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, इतना झटका लगता है, कई बार ऐसा लगता है स्क्रीन चेंज हो जाए, काश ये सपना हो। जब क्लियर नहीं होता ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई। इतनी पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट फिर से नेगेटिव जब आता है तो लाइफ ऐसा लगता है ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो समझता है, फिर वही बुक्स उठाता है, फिर पढ़ता है, फिर 6 महीने हार्डवर्क करता है, फिर 6 महीने हार्डवर्क करके एग्जाम देता है, फिर क्लियर होता है, फिर लगता है, फिर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसका मतलब पढ़ाई जो है हमें कभी भी अहंकार नहीं सिखाती है, वो हमें हमेशा, इसका पढ़ाई का कभी भी कोई नशा नहीं होना चाहिए। एक सत्ता का नशा भी होता है, अगर आपने सुना हो, सत्ता का भी क्या होता है? सत्ता का भी नशा होता है। कोई एमपी है, एमएलए है, पॉलिटिशियन है, उनको भी एक अलग ही नशा हो जाता है। तो सत्ता का भी कभी कोई नशा नहीं होना चाहिए। जिसको सत्ता का नशा हो गया वो भी विनाश का कारण है। तो इट मीन्स नशा तो किसी भी तरीके का हो, नशे तो नशे ही है ना। तो अभी तक तो आपने एक ही नशा सुना होगा, कौन से वाला? कौन सा नशा सुना है? अभी तो आपने वो सुना है जो एक्चुअल में विस्की वाइन वगैरह लेके जो नशा करते हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे तरीके के नशे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन कुछ लोग नशे में झूम रहे होते हैं, है ना। तो इसीलिए पढ़ाई करना एक अलग चीज है, पढ़ने के बाद जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में हौसले के साथ आगे बढ़ना, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, ये एक अलग चीज है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब यहाँ पे हमने बात करी बहुत अलग अलग पॉइंट्स की। हमने यहाँ पे बात करी, अगर स्टार्टिंग की हम बात करें, जीरो टू हीरो की हम बात करें, कंपनीज एक्ट की, हमने कहा एक्ट की अगर हम बात करें तो वो बिल जो कि ड्राफ्ट किया गया और पार्लियामेंट से पास किया गया। रूल्स की हमने बात करी कि रूल्स का मतलब होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन की हमने बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू नियम बनाती है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स कहाँ पर आते हैं? ऑफिशियल गैजेट में। फिर उसके बाद हमने बात करी शेड्यूल्स की। शेड्यूल के अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्ट, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7 शेड्यूल्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द फॉर्मेट ऑफ MOA, 2 में डेप्रिसिएशन, 3 में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5 में MD वगैरह, 6 में इंफ्रा, 7 में CSR। ये हमारे शेड्यूल्स की बात हुई। फिर हमने अगला मुद्दा जो उठाया, हमने सर्कुलर्स का। अगला मुद्दा किसका उठाया बच्चों? सर्कुलर्स का। सर्कुलर्स की अगर हम बात करें, सर्कुलर का मतलब है जो समय समय पे जो कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए क्लैरिफिकेशंस आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर्स। फिर हमने बात करी यहाँ पे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स की। नाउ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एक्चुअल में क्या होता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स किसे बोलते हैं? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का मतलब है जो हमारी अपनी इंस्टीट्यूट जिसका नाम है ICSI, इन्होंने कहा इशूड बाय द ICSI, जो ICSI इशू करती है लेकिन खाली इशू करने से काम नहीं चलता, इशू के साथ साथ अप्रूव्ड होनी चाहिए किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट। इशूड बाय ICSI एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठा कि मैम आप ये बताइए कि ये जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंपनी एक्ट और अ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ, ये एक ऐसे नियम है जो कंपनी के ऊपर लागू होंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1,
मैम ये जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की आप बात कर रहे हो, तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का मतलब है कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम जो कंपनीज के ऊपर लागू होंगे। तो वो तो मैम कंपनी एक्ट तो चल ही रहा है, तो फिर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का लॉजिक क्या है? जितनी भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस हैं, क्या बोली मैंने? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया एक ही जैसा यूनिफॉर्म प्रोसेस हो, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। कंपनी एक्ट के अंदर आप आगे चल के पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 101 है, 101 के अंदर नोटिस जाता है। क्या जाता है? नोटिस। उससे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है कि जनरल मीटिंग है, आपको अटेंड करनी है। ठीक है, अब नोटिस के अंदर कहाँ पर जनरल मीटिंग होती है, उसका एक प्रॉपर एड्रेस रहता है। लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब भी कंपनी को नोटिस देना है तो उसके अंदर जो जहां पर आपकी जनरल मीटिंग होगी उसका रूट मैप भी मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? रूट मैप। अब जब रूट मैप की हम बात करेंगे, अगर हम रूट मैप की बात करते हैं कि रूट मैप भी आपको बताना पड़ेगा, तो रूट मैप की अगर हम बात करें तो रूट मैप का मतलब क्या है कि जिस रूट से हम जाएंगे, तो रूट मैप डालने से क्या फायदा होगा कि जो शेयर होल्डर्स होंगे इजीली क्या हो जाएंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कंपनी एक्ट और द सप्लीमेंट ऑफ कंपनी एक्ट। पहले सुनो फिर दोबारा से, मैं कह रही हूं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी एक्ट और द सप्लीमेंट ऑफ कंपनी एक्ट। वेरी गुड, नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ये एक सप्लीमेंट का काम कर रहे हैं। जैसे कपड़ा है, उसको अच्छे से धुल दिया लेकिन उस पर प्रेस नहीं करी तो थोड़ा कम फाइन लगता है, तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड प्रेसिंग का काम कर रहे हैं कि नियम बना दिए लेकिन उनको और फाइन करने के लिए स्टैंडर्ड्स आ गए। तो कंपनीज में जो एडवर्स सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस यूज ना हो, मल्टीपल प्रैक्टिसेस यूज ना हो, उसके लिए क्या है हमारे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, विच इज इशूड बाय द ICSI एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ मुद्दा ये उठता है कि कंपनी के ऊपर लागू होता है कंपनी एक्ट, तो ऐसा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स लागू करने के लिए कहीं तो कुछ लिखा होगा, क्योंकि बिना लिखे तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स लागू नहीं हो सकते। यस और नो? बिना कहीं पर कुछ भी लिखे हुए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स लागू नहीं कर सकते। आर यू गॉट द पॉइंट? तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स कहां पर लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूं कि कंपनीज को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का भी पालन करना है। इसका लिंक क्या है, इसकी सोर्स क्या है, मतलब किस सोर्स के अंदर लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स कंपनी को पालन करने पड़ेंगे। जब तक कहीं कुछ लिखा नहीं होगा तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कोई भी कंपनी पालन नहीं करेगी। कंपनी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स पालन कब करेगी? जब कहीं लिखा होगा। और कंपनी को चलाने के लिए कौन सा नियम है? कंपनी एक्ट। इसका मतलब कंपनी एक्ट के अंदर लिखा होना चाहिए कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखिए। ये बताइए बेसिक चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे सेक्शन नंबर 118 है। सेक्शन नंबर 118 के सबसेक्शन 10 के अंदर ये बात लिखी हुई है, और सबसेक्शन 10 को आप अगर देखोगे तो देखो कुछ इस तरीके से है, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व क्या, ये देख लीजिए पूरा, ये देखिए, ये देखिए। हो सकता है आपको लाइव स्टूडेंट्स को थोड़ा छोटा नजर आ रहा हो, मैं बोल के बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 के अंदर ये बात लिखी हुई है, एवरी कंपनी शैल, द वर्ड इज यूज हियर शैल, ऑब्जर्व व्हाट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स with respect to general and the board meeting which is specified by ICSI, है ना, and approved by the central government। ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आई हमारे सामने, देखो मैं विद लॉजिक आपको बता रही हूँ, विद सोर्स आपको बता रही हूँ कि ये बात कहाँ लिखी हुई है। तो इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई, पहला पॉइंट, जब भी कभी कंपनी जनरल मीटिंग करेगी तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा, जब भी कभी कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 के अंदर। क्योंकि आप अभी बहुत ही छोटे बच्चे हो, बहुत ही छोटे स्टूडेंट मैं आपको मान रही हूँ, छोटे इसलिए कि अभी आपका शुरुआती दौर है। मैं सेक्शन जब बोलूँ तो आप ये मत सोचना कि हमें भी सेक्शन याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए कितने साल हो गए, अपने स्टूडेंट लाइफ की भी अगर मेजर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है।
तो इट मीन्स मैम कितने साल हो गए होंगे लगभग अप्रॉक्सीमेट, आपके हिसाब से कितने साल हो गए होंगे? क्या 12 साल हो गए हैं, 12 ईयर्स हो चुके हैं, है ना? तो इट मीन्स 12 साल में 24 बैच तो निकल ही जाते हैं, अगर कोविड को हटा दे तो कोविड में भी लाइफ तो था ही, इसके अलावा रिविजन सेशंस भी होते हैं, तो इसीलिए 15 ईयर्स तो खैर नहीं हुए, 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो तो मैंने 21 ईयर्स की एज में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो जाके इतने साल हुए हैं, है ना? अगर 21 ईयर्स की एज में हम स्टार्ट नहीं करते, मैं अगर 26, 27, 28 साल की उम्र से करती तो 4-5 साल ही होते। तो इट मीन्स क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, हमारा विजन क्लियर होता है कि हमें करना क्या है, हमें स्टार्टिंग से ही क्या करना है, तो वो क्लैरिटी हो जाती है कि अब हमें यही काम करना है तो हम यही करेंगे। तो इसीलिए आपको अगर सेक्शन याद नहीं भी होते तो इट्स नॉट अ बिग डील, बस आपको प्रोविजन समझ में आना चाहिए, ठीक है? कंपनी एक्ट के कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो मैं आपको याद करा दूंगी, जो आपको याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू क्रेम ऑल द सेक्शंस। बहुत मुश्किल काम है कि सारे सेक्शन आपको याद हो जाए, लेकिन जैसे धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में आगे चलोगे, कंपनी लॉ पढ़ते रहोगे, तो इतने साल में आपको भी सारे सेक्शन याद हो जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि टाइम हमेशा मायने रखता है, और जब भी कभी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे की प्रोग्रेस से, तो वहीं हमें डिमोटिवेशन हो जाता है। तो आपको, हर इंसान की एक अलग जर्नी होती है, आपको कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। पता है इस प्रोफेशन में बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से पास नहीं हो पाते कि जैसे मान के चलिए आपका एक बैच है और इस बैच में आपके 4 फ्रेंड हैं, 4 में से आपके 3 फ्रेंड पास हो गए और आप पास नहीं हुए, ऑब्वियस सी बात है आपको इतना डिमोटिवेशन हो जाएगा, आपको अपने आप से घृणा सी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है सक्सेस ना होने का। जहां कंपैरिजन हो जाता है वहीं विनाश स्टार्ट हो जाता है। आप कभी जिंदगी में अच्छे से रह ही नहीं सकते, कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज में। हर चीज में हर व्यक्ति कंपेयर करता है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर इंसान का कैरियर अलग होता है, हर इंसान के स्ट्रगल्स अलग होते हैं, यस और नो? और स्ट्रगल्स तो उतने ज्यादा उसकी लाइफ में ज्यादा होते हैं जो ज्यादा बड़ा करने की सोचता है। जिसकी जितनी बड़ी ज्यादा बड़ी अप्रोच होगी उसके साथ उतनी बड़ी मुसीबत आएगी, ये ध्यान रखना। बहुत छोटा सा कुछ करना है, गो फॉर बीकॉम, गो फॉर जॉब, वेरी सिंपल। स्टार्टिंग फॉर 15-20,000, एंडिंग, लाइफ की एंडिंग कितने से हो जाएगी? 80,000। 70-80 हज़ार तो पूरी जिंदगी में हो ही जाते हैं। 80 हज़ार रुपये तो अकाउंटेंट को मिल ही जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अकाउंटेंट कम काम करते हैं, अकाउंटेंट बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके पास एक डिग्री ना होने की वजह से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास साइनिंग पावर नहीं है। अकाउंटेंट बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, इवन बहुत ज्यादा वर्क करते ही अकाउंटेंट है, और इतना काम करने के बावजूद भी उनकी सैलरी इंक्रीमेंट उतना ज्यादा नहीं होता। क्यों? लॉजिक बताइए। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के उस दौर में हार्डवर्क नहीं किया जिसमें करना चाहिए था, इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी हार्डवर्क करना पड़ रहा है। हर किसी की स्थिति एक जैसी भी नहीं होती, लेकिन अगर आपने, देखो, जिस समय लोहा गर्म है उस समय चोट मार दो तो शेप आ जाती है ना, लेकिन लोहा ठंडा है तो पूरी जिंदगी चोट मारनी पड़ेगी, हथौड़े चलाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। ये जो एज होती है, जिस एज में आप हो, इसमें पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, ये फैक्ट बता रही हूं मैं। ये जो जिस एज में आप अभी हो ना, इस एज में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। पूछो क्यों? क्योंकि इस एज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा डाइवर्ट रहता है, इस एज में बच्चे का मन एकदम विचलित हो जाता है, इस एज में बच्चे को कोई भी किसी भी तरफ मोड़ सकता है, इस एज में बच्चा कहीं भी घूम सकता है, इस एज में बच्चा एक सेकंड में मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन जब उसकी एज 25-26 साल हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसे, अभी आपको यही नहीं पता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, सामने वाले की बात क्या है, ये सब टाइम के साथ समझ में आती है। अभी आप बहुत ही छोटे से बच्चे हो, मैं कह रही हूँ ना, तो इस एज में क्योंकि देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, सो इट्स वेरी टफ टास्क टू डू द हार्ड वर्क। पढ़ाई करना इस एज में मुश्किल काम है, लेकिन पढ़ने की उम्र तो यही है। ये एक सबसे अच्छा टाइम है जिंदगी में सेटल होने का। पूछो क्यों? क्योंकि इस समय आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना तो कोई फाइनेंशियल प्रेशर है पैसे कमाने का, ना कोई सोशल प्रेशर है फंक्शंस अटेंड करने का। कई बार इंसान जब आगे मूव हो जाता है, जब अपनी लाइफ खुद लेके चलता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट आगे बढ़ता है, तो कुछ जगह, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ फंक्शंस या कुछ हादसे या कुछ चीजें ऐसी होती है जहां इंसान ना भी चाहे तो भी जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है। यस और नो? जैसे बहुत क्लोज दूर के रिलेटिव है, वहां पे किसी की डेथ हो जाए
एक मैं बोलनी नहीं चाहिए ऐसे, ये खराब बात है बहुत, लेकिन जैसे कोई बुजुर्ग आदमी उनकी डेथ हो गई तो हो सकता है, बुजुर्ग की बात कर रही हूँ मैं, 99 प्लस है, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में से आपका जाना जरूरी नहीं है, आपके पेरेंट्स चले जाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन वहीं जब आप अब से 8-10 साल की, 10 साल बाद की बात करें, 15 साल बाद की बात करें, जब आप अपनी अपनी पूरी फैमिली खुद लेके चलोगे तो आपका जाना जरूरी रहेगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। आई एम राइट और रॉन्ग? आज की डेट में आप पैसे कमाओ या नहीं कमाओ डजेंट मैटर, लेकिन आज से 8-10 साल बाद आपका पैसा कमाना मजबूरी हो जाएगी अगर आपको समाज में रहना है। बिना उद्देश्य के तो जानवर भी जीवन जीते हैं ना, और बिना उद्देश्य के इंसान क्या होता है? पशु के समान होता है, उद्देश्यहीन व्यक्ति। तो लाइफ तो सबकी कट जाती है, लाइफ तो उनकी भी कट रही है जो सड़क पे सो रहे हैं, लाइफ तो उनकी भी है। जिंदगी तो अगर पैदा हुआ इंसान तो जिंदगी तो चली जाएगी, वो तो भगवान ने डिसाइड कर लिया, आपको खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन जीवन चाहे छोटा हो लेकिन शानदार होना चाहिए। और शानदार जीवन बनाने के लिए हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, और वो कठिनाई आपकी स्टार्ट हो गई। मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा कि 18 साल से लेके 28 साल की उम्र जो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें जितनी मेहनत कर लो, इस शरीर से जितना काम ले लो, उतना अगला जीवन सफल हो जाएगा। आज की डेट में आप जिस स्टैंडर्ड से निकल के आए हो, आप जिस क्लासरूम से निकल के आए हो, उस क्लासरूम में बाकी के 24-25 बच्चे और होंगे, लेकिन सारे बच्चे एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे। हो सकते 4 बच्चे आपके यहाँ ऐसे हो क्लास में जिसमें से कुछ बच्चों ने सीए और कुछ बच्चों ने सीएस ज्वाइन किया हो, यस और नो, लेकिन सारे बच्चों ने सीएस ज्वाइन नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ये आ जाता है, अभी से लेके 10 साल के बीच में आप में और उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा। जो कुछ नहीं कर रहे, सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, और आप अगर कोई बड़ा कोर्स कर रहे हो, आप सीएस कर रहे हो, 10 साल के बीच में आप में और उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन 10 साल के बाद जो आपकी तरक्की होगी वो सोच भी नहीं सकते। जिस अकोमोडेशन में आप रह रहे होंगे उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। जिस कार से आप ट्रेवल कर रहे होंगे उतने की हो सकता है उनके पूरे घर की कीमत हो। तो ये डिफरेंस कब आएगा? 10 साल के बाद। लेकिन 10 साल तक आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैंने इतना बड़ा टारगेट आपको इसलिए दिया, अब आप सोच रहे होंगे मैम 10 साल में सीएस करने का टारगेट, नो, ये 10 साल में सब कुछ कवर है। इन 10 ईयर्स में क्या चीज कवर नहीं है? इन 10 ईयर्स में सबसे पहले आपकी सीएस का कोर्स कंप्लीट करना है, जो सबसे मुश्किल दौर होगा 3 साल का। उसके बाद अगला दौर आपका इंडस्ट्री में अपने आप को सेटअप करने का दौर होगा, जिसमें आपकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी होगी, आप वहाँ पे न्यू जॉइनर फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी भी होंगे, वहाँ भी आपके सामने कुछ हर्डल्स आएंगे, वहाँ पे भी कुछ स्ट्रगल्स होंगे, वहाँ पे भी आपकी लेग पुलिंग हो सकती है, वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर होगा, तो आपके लिए बहुत ही नई चीज़ें होंगी, आपके लिए नया जीवन होगा, वो एक नया समाज होगा आपके लिए जो आपको नहीं पता, क्योंकि अभी तक आप फैमिलीज में रहे हो, अभी तक आप क्लासरूम में आ रहे हो, क्लासरूम में भी एक घर जैसा ही माहौल होता है, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर इज टोटली डिफरेंट। whenever you entering into that culture, there are so many struggles are there because you are not properly mature and you are not like exposed that particular atmosphere। वो आपके लिए बहुत नया होगा। वहाँ पे अपने आप को स्टेबल करना, इन्हीं 10 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, वो भी एक अपने आप में एस्टेब्लिशमेंट है। इन्हीं 10 साल के अंदर आपके पास अपना पर्सनल अकोमोडेशन होगा। तो दीज 10 years प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कैरियर। ये 10 साल के ऊपर आपका बाकी का जितना जीवन है ना, इन 10 years के ऊपर आधारित होगा कि नहीं होगा। तो ये 10 साल जो होते हैं इंसान के जीवन के, बहुत ही स्ट्रगल और बहुत ही मेहनत करने के होते हैं। इसमें जितनी भी मेहनत आपसे की जाए, जितनी भी आप कर सकते हो, जितने एफर्ट्स आप लगा सकते हो, उतने आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए। आप चाहे इन फ्यूचर 2 साल 3 साल आप जब तक सीएस कर रहे हो, आप कहीं भी पढ़ो, सेल्फ पढ़ो, मुझसे पढ़ो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसे मत भूलना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि सीएस एक ऐसा कोर्स है जो कंप्लीट होता है और जिसे बच्चे करते हैं। ये सिर्फ उनका नहीं होता जिनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं, और एक्सक्यूजेस हर किसी के पास नहीं है। बहाना जिसने बनाना सीख लिया वो हमेशा बहाना में ही जीता है। बहाना एक सेफ जोन है अपने आप को बचाने के लिए कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, नहीं तो मैं ये बन जाता। भाई साहब, जिसके पास ये बहाना हो गया ना कि मेरे सामने ये सिचुएशन आ गई, नहीं तो मैं ये कर लेता, जिसके पास बहाना हो गया उसको एक बीमारी हो जाती है बहाना साइटिस की, और वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा अपने फेलियर के लिए आई एम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फेलियर। जिस दिन अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठा ली ना, उस दिन आप सही रास्ते पे चलोगे। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, अरे मुझे तो ये मिल जाता, मुझे तो ऐसी कोचिंग मिल जाती, मुझे तो ये चीज़ मिल जाती, मुझे तो कोई हाथ पकड़ के लिखवा देता, मेरे तो पेपर देने कोई चला जाता, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें जिस दिन होनी स्टार्ट हो गई, उस दिन मान लेना कि क्या हो जाएगा, उस दिन सक्सेस नहीं मिल सकती। ये डैम श्योर है, दैट्स डैम क्लियर। आज की टाइम की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में बच्चा जो है ना अपने ऊपर कुछ लेके ही नहीं चलता। दैट स्टूडेंट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन टीचर।
पूरे तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। वो खुद थोड़ा सा पढ़ता है, सोचता है टीचर ही रिवाइज करा दे, टीचर ही मैराथन करा दे, टीचर ही क्वेश्चन लिखवा दे, टीचर ही ये कर दे, टीचर ही वो कर दे। मैं मानती हूँ टीचर्स की जिम्मेदारी बढ़ रही है और टीचर अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर भी हमें लेनी चाहिए। यस और नो? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है और यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम होता है एक सही गाइडेंस, सही दिशा, सही चीजें समझाना, लेकिन समझने के बाद घर पे रिवाइज आपको ही करनी पड़ेगी। क्लासरूम में पढ़ने के बाद जितनी हार्डवर्क क्लासरूम में, दिस इज द एक्चुअलिटी एक्चुअली। चाहे ये एक सच्चाई है, सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से कभी कोई ना पास हुआ ना हो सकता। कोचिंग सिर्फ एक माध्यम है सही गाइडेंस का, लेकिन उसके साथ हार्डवर्क हमें करना पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम में आते हैं, क्लासरूम में सुन के जाते हैं और घर पे जाके सो जाते हैं। जितनी मेहनत हमें क्लासरूम में करनी होती है उतनी ही मेहनत हमें घर पे भी करनी होती है, तो जाके सफलता मिलती है। खाली क्लासरूम में बैठने से सफलता नहीं मिलती है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो ये सोच के चलना है कि जितना क्लास में पढ़ाया जाए उससे कहीं ज़्यादा इन दी सेंस जो पढ़ाया ठीक है, जो आगे पढ़ना है उसको भी पढ़ के आओ। इतनी काबिलियत अपने अंदर रखोगे तो आपको सक्सेस जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। जहाँ ये सोचोगे आज पढ़ाया कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, जिस दिन आपने चीज़ें डेफर करनी स्टार्ट कर दी उस दिन आपके सामने प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मुझे आप ये बताइए, क्या हम यहाँ पे आज की क्लास में, क्या हमें कंपनी एक्ट का मतलब समझ में आ गया? क्या हमें कंपनी लॉ का मतलब समझ में आ गया? क्या हम सर्कुलर समझ सकते हैं, नोटिफिकेशंस, शेड्यूल्स, ऑफिशियल गैजेट, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एंड देयर सोर्स? अभी हमारी बेसिक क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हमें और भी बाकी कुछ चीजें हमें इसमें पढ़नी है। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट। कि कंपनी एक्ट चलता कैसे है, कंपनी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, जो हमारी मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इसी तरीके से हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री है जिसका नाम है MCA, शॉर्ट में MCA बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इन्होंने अपनी जो बहुत सारी जिम्मेदारी है वो दे रखी है RD एंड ROC। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड देयर पावर टू MCA मिनिस्ट्रीज। हाँ। अब मुद्दा ये उठता है कि जो UPSC के एग्जाम्स देते हैं, तो UPSC के जब एग्जाम दिए जाते हैं तो उसमें आपने अभी तक सुना होगा कि UPSC क्लियर करके IAS बनते हैं, तो वो आपने गलत सुना है। करेक्ट, उसमें 20-21 पोस्ट होती है अलग अलग, तो उसमें से एक पोस्ट ROC भी होती है। ठीक है, ये एक UPSC का सिविल एग्जाम क्लियर करके ही आते हैं, तो कई बार उसमें PCS भी होता है, रैंक के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो वो UPSC क्लियर करके जरूरी नहीं कि सिर्फ IAS ही बनते हैं, उसमें रैंकिंग्स होती हैं और उसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो इसी तरीके से ROC की भी एक पोस्ट जो है वो UPSC के थ्रू ये एग्जाम क्लियर करके आते हैं। और आपने CSEET में पढ़ा होगा कि MCA की एफिलिएटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। तो जो हमारे ये ऑफिसर्स आते हैं UPSC क्लियर करके, तो इनका प्रोग्राम चलता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, क्योंकि अगर कोई ऐसा ऑफिसर है जिसको कॉर्पोरेट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, किसी और फील्ड से आए हैं, तो उनको प्रोबेशन के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग टाइप होती है और वहाँ पे वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा IAS क्लियर करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी जाते हैं, लबसना जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, है ना, लबसना बोलते हैं शॉर्ट में, आजकल लबसना बोलते हैं, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है मसूरी। तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो पावर है वो अलग अलग अथॉरिटीज़ को दे रखी है, वन इज RD एंड ROC। अब RD और ROC के बीच में अगर अंतर करें तो RD का मतलब है रीजनल डायरेक्टर और ROC का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रीजनल डायरेक्टर ROC से बड़ी डेजिग्नेशन होती है, क्योंकि RD जो होता है वो रीजन वाइज होता है और ROC स्टेट वाइज होता है। कहाँ पर RD के पास जाना है, कहाँ पर ROC के पास जाना है, दैट इज क्लियरली मेंशन अंडर द कंपनी एक्ट इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में साफ लिखा हुआ है आपको RD के पास जाना है या ROC के पास जाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्थिति ऐसी है जहाँ पर अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है डायरेक्ट ROC को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए बताओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जब बनाते हैं तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर ROC को दे रखी है। तो दैट इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन बाय द नोटिफिकेशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट देयर पावर टू RD और ROC। बट RD रीजन वाइज होते हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन का हमारा नोएडा में बैठते हैं, इसी तरीके से ROC स्टेट वाइज होते हैं।
हर एक स्टेट में एक आरओसी होता है, लेकिन अगर स्टेट में काम बहुत ज़्यादा है और बिजनेस व्यापार ज़्यादा है तो एक स्टेट में एक से अधिक आरओसी भी हो सकते हैं। जैसे मुंबई की हम बात करें, सी का किनारा है, समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है मुंबई, बिजनेस व्यापार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है। इसी तरीके से तमिलनाडु की अगर हम बात करें, चेन्नई और कोयम्बटूर, वहाँ पे भी 2 आरओसी है। तो वैसे जनरल रूल ये है कि एक स्टेट में एक ही आरओसी होती है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अभी भी हमारा बेसिक कंपनी लॉ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो अभी इसमें चीज़ें पढ़नी है, ये पढ़नी है कुछ अमेंडमेंट्स क्यों आती हैं और कितनी अमेंडमेंट्स अब तक आई हैं जब से एक्ट बना है, एक्ट किस वजह से बनाया गया और इतने सारे अमेंडमेंट एक्ट क्यों आए। जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे कि इतने सारे अमेंडमेंट क्या है। अगर इसमें हम क्लियरिटी करें तो हमने कई चीज़ें क्लियर कर ली। हमने कहा टोटल सेक्शन कितने हैं, 470 है, टोटल चैप्टर कितने हैं, 29 है, टोटल शेड्यूल्स कितनी है, 7 है, और अमेंडमेंट एक्ट अप टू डेट ये है। और एक और चीज़ हम इसमें समझेंगे, अभी बेसिक में ही समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड द ऑर्डिनेंस, और हम पढ़ेंगे फिर सेक्शन का स्ट्रक्चर कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, इनमें क्या अंतर होता है, कब सेक्शन के साथ क्लॉज ऐड होता है, कब सेक्शन के साथ सबसेक्शन ऐड होता है। क्योंकि जब तक हमें ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, और मैं आपको आगे जो बेसिक और डीप नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा नहीं सकती। गॉट द पॉइंट। तो ये वाली बेसिक क्लास अभी यहीं रखते हैं, ठीक है।